नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली है, लेकिन 2 दिन से इसलिए वीडियो नहीं डाली है कि 2-3 वीडियो का मिक्सचर करके एक बड़ी वीडियो तैयार की है। और इस वीडियो में आप उन चीज़ों को सीखने वाले हो जो रियल लाइफ में अपन को पता नहीं होती हैं। यानी आप नई नई चीज़ों को सीखोगे। हो सकता है रैम को जानते हो, रैम को बाहर से जानते हो, लेकिन अंदर क्या वर्किंग होती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी वे में, बहुत ही डीप जाकर डिस्कस किए हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में हम जितनी भी कंप्यूटर में मेमोरीज़ हैं, उन सबको एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का। तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस का कॉम्प्लेक्स फील्ड में से एक है। यानी ये भी बहुत ही, ऐसा नहीं कि मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ये इजी टॉपिक है। ये भी कंप्यूटर साइंस की एक कॉम्प्लेक्स फील्ड में से एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आसान नहीं है। ये भी मेमोरी मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए समय समय पर कई टेक्निक बनाती जाती रही हैं। यानी इसमें मेमोरी मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए टाइम टू टाइम इसमें नए नए डेवलपमेंट्स किए जाते रहे हैं। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई वर्ड प्रोसेसर का प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें अपन टाइपिंग करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड प्रोसेसर कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसको लोड करवाने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का प्रोग्राम होता है, उसके आइकन पर माउस से डबल क्लिक करते हैं। तो देखो, हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम पड़ा है, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पड़ा है, तो उसका एक आइकन बना होगा। ठीक है, इस पर लिखा होगा MS वर्ड। क्या लिखा होगा? MS वर्ड। अब इस MS वर्ड प्रोग्राम को चालू करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा कि नहीं? इस पर डबल क्लिक करेंगे तभी तो ये ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोई सा भी प्रोग्राम हो, जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, या विंडो मीडिया प्लेयर है, या फिर माई कंप्यूटर है, डबल क्लिक करेंगे तभी वो ओपन होगा। डबल क्लिक का मतलब है रिक्वेस्ट भेजना। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, उसके आइकन पर माउस से डबल क्लिक कर रहे हैं। डबल क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ एक पिछले चैप्टर में। मैंने बताया था आपको, जहाँ पर अपन ने पढ़े थे इंटरप्ट्स। तो डबल क्लिक ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल भेजता है। डबल क्लिक करने से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल क्या बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को? कि कंप्यूटर यूज़र जिस प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया है उस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम CPU के लिए रिक्वेस्ट तैयार करता है। आफ्टर दैट देखो, ये हमारा कोई आइकन है। ठीक है, ये हमारा वर्ड प्रोसेसर कोई प्रोग्राम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस पर हमने क्या किया है? डबल क्लिक किया है हमने इस पर। डबल क्लिक करने के बाद क्या जनरेट हुआ? सिग्नल। क्या जनरेट हुआ? सिग्नल। और ये सिग्नल जनरेट होके कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ये सिग्नल इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि भैया ये वाला प्रोग्राम यूज़र ओपन करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? CPU को सिग्नल भेजेगा एक। ठीक है, CPU को इस सिग्नल में बताएगा कि एक प्रोग्राम आ रहा है, उसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इस जो प्रोग्राम की मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जहाँ पे पड़ी हैं, जहाँ पे इंस्टॉलेशन के फोल्डर में पड़ी हैं, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम हमने शुरू में इंस्टॉल किया था, ये जब हमने अपने कंप्यूटर में डाला था तो इसको इंस्टॉल किया होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल कहाँ पे होते हैं हमारे प्रोग्राम? हमारी हार्ड डिस्क की C ड्राइव के प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में। ठीक है, तो वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को लेगा, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, और कहाँ पे कॉपी करेगा? रैम में। रैम से कॉपी होने के बाद हमारा प्रोग्राम कहाँ पे जाएगा? CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए। CPU में एग्जीक्यूट होगा तो वो फिर क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोसेस 1 मिली सेकंड में हो जाती हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक के बाद सिग्नल हुआ, सिग्नल से सिग्नल गया कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल ने बताया कि कंप्यूटर यूज़र इस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहता है, ओपन करना चाहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने CPU के लिए रिक्वेस्ट किया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से उस वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम को रैम में लोड करवाता है। ठीक है, चूँकि CPU रैम को डायरेक्टली एक्सेस करने की क्षमता रखता है। रैम में ही क्यों लोड करवाते हैं प्रोग्राम को? क्योंकि वो CPU जो हमारा होता है वो डायरेक्टली रैम को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और फाइनली जब रैम में वो कॉपी हो जाता है तो रैम से कहाँ चला जाता है? वो CPU के पास एग्जीक्यूट होने के लिए हमारा प्रोग्राम। और फाइनली हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम CPU द्वारा एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाता है, यानी ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन MTech MCA करे हुए बंदे भी
ऑलमोस्ट 90% बंदों को नहीं पता होता है कि एक प्रोसेस कैसे अंदर जाती है और कैसे क्या होता है। तो मैंने आपको सारे फेजेस बताए हैं, चलो रिवाइज़ करो मेरे साथ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम किसी प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर लाते हैं बाज़ार से या फिर कहीं से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है, सबसे पहले हम मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर लाते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारा वो प्रोग्राम कहाँ पे इंस्टॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, सी ड्राइव में। कहाँ पे इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में होता है, प्रोग्राम फाइल्स के में। अब हमने इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल करने के बाद हमारी डेस्कटॉप पर एक आइकन बन जाता है। जब भी हमें वो प्रोग्राम यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने पर क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, सिग्नल। सिग्नल कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। कहाँ पे जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। वो सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भैया कंप्यूटर यूज़र ने डबल क्लिक किया है, इसका मतलब वो कंप्यूटर के इस प्रोग्राम को यूज़ करना चाहता है, इसको ओपन कर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सी ड्राइव में जाएगा, प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा और उस प्रोग्राम को देखेगा। जैसे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है तो वर्ड वाले प्रोसेसर वाले प्रोग्राम को कॉपी करेगा और कहाँ पे पेस्ट करेगा, रैम में। यानी रैम में कॉपी करा देगा इस प्रोग्राम को। रैम में कॉपी कराने के बाद ये रैम से कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू में जाएगा हमारा प्रोग्राम और सीपीयू में क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तब ओपन होगा, तब क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल बताए हैं मैंने आपको। ये पता होनी चाहिए आपको, ये हर किसी को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में अब हमारी सबसे पहली मेमोरी आती है रैम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आप में से किसी को नहीं पता। ठीक है, रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, हमेशा याद रखना। ये मैं आपको शुरू से चैप्टर 1 से ही बताता आ रहा हूँ कि रैम को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसको सब जानते हैं। यही सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली ऐसी मेमोरी है, यहाँ पर ये शब्द जोड़ा है मैंने, सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली। तुम लोग बोलोगे सर रैम तो 2 4 6 8 10 12 16 जीबी की हो सकती है, 32 जीबी की हो सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क तो टीबी में होती है। 2 टीबी 4 टीबी 6 जीबी, तो ये बड़ी कैसे हो गई। तो उसके समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा है। यही सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली ऐसी मेमोरी है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। हार्ड डिस्क सबसे बड़ी मान लो कैपेसिटी की होती है अपने कंप्यूटर के अंदर, सबसे बड़ी मेमोरी, यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसकी होती है हार्ड डिस्क की। लेकिन सीपीयू कभी भी इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस किसको करता है, रैम को करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया है कि यही सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली ऐसी मेमोरी होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये वॉलेटाइल टाइप की होती है, यानी लाइट गई हमारी तो इसमें जो डेटा होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और फिर हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो इसमें जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि जिसमें पावर खत्म होने पर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन या डेटा भी लॉस्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्वयं सिर्फ उसी डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है जो कंप्यूटर की रैम यानी मेन मेमोरी में उपस्थित हो। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसी डेटा के साथ छेड़खानी कर सकता है जो रैम में उपस्थित होगी। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो हार्ड डिस्क से रैम यानी मेन मेमोरी में कॉपी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करना है तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिग्नल जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करेगा, जो वीएलसी मीडिया प्लेयर की ओरिजिनल फाइल्स पड़ी हैं सी ड्राइव के प्रोग्राम नाम के फोल्डर में, उनको क्या करेगा, रैम में कॉपी कराएगा। क्या करेगा, रैम में कॉपी कराएगा और रैम में कॉपी कराने के बाद वो कहाँ जाएंगी, सीपीयू के पास। सीपीयू में जाके वो एग्जीक्यूट होंगी और हमारा वीएलसी मीडिया प्लेयर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फाइल्स हैं इसकी सी ड्राइव में पड़ी हैं हार्ड डिस्क में यानी सेकेंडरी मेमोरी में, उनको कॉपी कहाँ करेगा, वो रैम के अंदर। ठीक है, एक कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी का साइज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि एक समय में कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं। देखो रैम का साइज़ क्यों मैटर करता है, मान लीजिए ये हमारी रैम है और इसका साइज़ इतना है कि एक प्रोग्राम इसमें यहाँ पे आ गया और एक प्रोग्राम इसमें यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, यानी 3 प्रोग्राम आ गए। अगर हमारी रैम का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो एक प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, एक 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 यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम आ सकते हैं, जबकि इसमें 3 आ सकते हैं। तो जितनी बड़ी रैम होगी उतने ज़्यादा प्रोग्राम उसमें
एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने रैम के स्पेशल फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। रैम के अंदर सिर्फ वर्किंग डाटा और मशीन कोड डाटा स्टोर होता है, याद रखना इस चीज़ को। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। रैम के अंदर सिर्फ वर्किंग डाटा और मशीन कोड स्टोर होता है। मशीन कोड मीन्स जब हमने किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद जो फाइल्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं, रैम के अंदर। ठीक है, जैसे अपन कोई बाज़ार से या वीएलसी मीडिया प्लेयर हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट होके जो फाइल्स आएंगी वो फाइल्स कहाँ पे जाएंगी, रैम में जाएंगी, अगर उस प्रोग्राम को हम ओपन करेंगे। तो रैम के अंदर सिर्फ वर्किंग डाटा, मशीन कोड डाटा स्टोर होता है, जबकि हार्ड डिस्क के अंदर कैसा भी डेटा हो सकता है, यानी वो इंस्टॉल किया हुआ या फिर बिना इंस्टॉल किया हुआ दोनों तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं वहाँ पे अपन अपनी वीडियो, इमेज, टेक्स्ट फाइल्स, इंस्टॉलेशन फाइल्स, चाहे जैसी फाइल्स को वहाँ पे अपन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रैम में सिर्फ वही चीज़ जाएगी जो इंस्टॉल हो चुकी है और उसके बाद मशीन कोड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई आपको। रैम के अंदर डाटा लाइन से कनेक्ट करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग, डिमल्टीप्लेक्सिंग सर्किटरी होती है। यानी रैम के अंदर डेटा लाइंस को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग और डिमल्टीप्लेक्सिंग सर्किटरी होती है, सर्किट होते हैं जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े थे। और ये जो डेटा लाइन्स हैं वो क्या करती हैं, एड्रेस स्टोरेज से डेटा को रीड एंड राइट करने के काम आती हैं। एड्रेस स्टोरेज का मतलब है कि रैम के अंदर, ये मान लीजिए रैम है और रैम के अंदर सर्किट बना हुआ है और सर्किट में ये डेटा लाइंस हैं। ठीक है, ये डेटा लाइंस किस लिए काम आती हैं, ये जो हमारा एड्रेस स्टोरेज है यानी हार्ड डिस्क की सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल से कोई चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी है, रीड और राइट करनी है, तो रैम की ये जो डेटा लाइंस हैं इनके जरिए ही डेटा रीड होगा, यानी हार्ड डिस्क के रैम में आएगा और रैम से फिर हार्ड डिस्क में जाएगा। ठीक है, रैम को मल्टीपल डाटा लाइंस होती हैं, रैम के अंदर क्या होती हैं, मल्टीपल डेटा लाइंस होती हैं जो मैंने अभी बताई थी। आजकल की रैम टेक्नोलॉजी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। आजकल की जो रैम है वो किस टाइप के उसमें सर्किट होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। जो मॉस होते हैं, मॉस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मॉस की फुल फॉर्म क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये मेमोरी सेल फॉर्म में होती है। रैम का कॉमर्शियल उपयोग आईबीएम ने 1965 में स्टैटिक रैम के रूप में किया था। देखिए रैम के टाइप होते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, ये अपन आगे डिस्कस कर दूंगा, वैसे मैंने किए हैं ये पहले, मैं इनको आगे और डिस्कस करूंगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि रैम का कॉमर्शियल उपयोग आईबीएम ने 1965 में स्टैटिक रैम के रूप में किया था, और जबकि टोशिबा कंपनी है उसने डायनेमिक रैम का उपयोग किया था। दोनों ही रैम बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड थी। ठीक, यानी कैसे ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे उस वक्त, इस स्टैटिक और डायनेमिक में बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। सबसे पहले कॉमर्शियल डी रैम यानी डायनेमिक रैम आईसी चिप 1970 में इंटेल ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। जबकि एस डी रैम 1992 में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, यानी सबसे पहले डी रैम तो किसने की थी, इंटेल ने 1970 में। एस डी रैम यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी 1992 में सैमसंग कंपनी ने इंट्रोड्यूस की थी। रॉबर्ट हीथ डेनार्ड को रैम टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर या फादर कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी रैम के बारे में जो आज आपने इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में उपस्थित रैम को मैनेज करता है, यानी हमारे कंप्यूटर में जो रैम लगी है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का हो, यानी चाहे कोई प्रोग्राम सी में लिखा हो, चाहे C++ में लिखा हो, चाहे वो जावा में लिखा हो या वो किसी और लैंग्वेज में लिखा हो, जब हम उसको कंपाइल करेंगे, यानी कोई प्रोग्राम है वो C++ या जावा में लिखा गया है और जब हम उसको कंपाइल कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है। क्या आती है हमारे पास, एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ स्टोर होती है, जैसे कि सी ड्राइव के प्रोग्राम नाम के फोल्डर में इंस्टॉल करने पर फाइल सेव होती हैं, ऐसे ही ये भी हमारी हार्ड डिस्क में सेव होती है। जब भी हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराएंगे तो क्या होगा, हार्ड डिस्क से वो कहाँ पर जाएगी, कॉपी हो जाएगी, रैम में कॉपी हो जाएगी। कहाँ पर कॉपी हो जाएगी, वो रैम के अंदर कॉपी हो जाएगी। रैम से कहाँ जाएगी, सीपीयू के पास, सीपीयू में जाके क्या होगी, एग्जीक्यूट, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का हो, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल सिस्टम की हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, और जब यूज़र इस प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्ड डिस्क से रैम में लोड होती है। फिर वो रैम में जब
लोड हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, प्रोसेस। ठीक है, यहाँ भी नई चीज़ आपको पता चली। और रैम में एग्जीक्यूट होने के लिए आने के बाद रैम से सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए चली जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने कहा है कि जब हम किसी प्रोग्राम को, मान लीजिए, चलो एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो मैं अपने माई कंप्यूटर में गया, सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में जाके मैं प्रोग्राम फाइल्स में गया। प्रोग्राम फाइल्स में गया तो जैसे मेरा VLC मीडिया प्लेयर है, तो VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे मैंने देखिए VLC मीडिया प्लेयर का फोल्डर खोल लिया है सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में जाके। ये वो फाइल्स हैं इसके अंदर जो मैंने इंस्टॉल किए हैं, यानी VLC मीडिया प्लेयर एक सिंगल VLC मीडिया प्लेयर की सॉफ्टवेयर था। जब मैंने उसको इंस्टॉल किया तो वो उसके अंदर से इतनी सारी फाइल्स निकली, ये रही। ठीक है, ये रही .dll। ठीक है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी बोलते हैं .dll को, इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है VLC.exe, ये मेन फाइल है जो इंस्टॉल होके आई है सॉफ्टवेयर में से, VLC.exe। इसको देखो और गौर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए VLC.exe दिख रही है आपको। इस पर ये हमने क्या किया है, हमारा जो सॉफ्टवेयर था जब हमने इसको कंपाइल करा के इंस्टॉल कर लिया तो हमें क्या मिला, एग्जीक्यूटेबल। .exe का मतलब है एग्जीक्यूटेबल, .dll का मतलब क्या है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एग्जीक्यूटेबल। जो मैंने अभी बताया, जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। तो हमने VLC मीडिया प्लेयर के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में तो हमें क्या मिला है, .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देखो, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो डबल क्लिक करते ही ये ओपन हो गया VLC मीडिया प्लेयर। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, डबल क्लिक करने के बाद एक सिग्नल गया कहाँ पे, डबल क्लिक करते ही इस पर एक सिग्नल कहाँ पे गया, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और उस सिग्नल ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया कि ये जो यूज़र है हैरी, ये डबल क्लिक करके इस VLC मीडिया प्लेयर को ओपन करना चाहता है, इसको ओपन करवा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, CPU के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा और यहाँ से इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को कॉपी करेगा और रैम में लोड कराएगा। और रैम में जाके ये क्या बन जाएगी, फिर VLC की प्रोसेस। और फिर CPU इसको एग्जीक्यूट कराएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट क्या होगा, ये VLC का। इसमें क्या चलेगी, मेरी पिक्चर चलेगी। ठीक है, तो अब मैं पिक्चर देख लेता हूँ, पढ़ाऊँगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का हो, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो हमें आउटपुट के रूप में एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। तो अभी मिली थी हमको VLC.exe। फिर हमने उस पर, और वो स्टोर कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। मैंने हार्ड डिस्क में जाके ही दिखाई थी अभी आपको, सी ड्राइव में प्रोग्राम्स फाइल्स में जाके। जब हमने इसको रन या एग्जीक्यूट करता है यूज़र, यानी मैंने डबल क्लिक किया इसको रन कराने के लिए, तो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्ड डिस्क से कहाँ पे लोड हो गई, रैम में। किसने करवाई लोड, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। फिर वो क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी। देखो कैसे कहलाएगी प्रोसेस। ये VLC मीडिया प्लेयर मैंने ओपन कर दिया, टास्क मैनेजर ओपन कर लिया। टास्क मैनेजर में जाके मैं देख रहा हूँ, मैंने अभी VLC मीडिया प्लेयर को डबल क्लिक से ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया है। देखो ये रहा विंडोज़ टास्क मैनेजर, और इसमें जाके मैंने देखा VLC.exe। ये प्रोसेसेस का टैब है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कर्सर के पास प्रोसेसेस लिखा है, यानी ये रैम में लोड हो चुकी है। रैम में लोड होने के बाद VLC.exe/32 यानी 32 बिट टाइप की एप्लीकेशन है ये, और ये हमारे CPU के अंदर लोड हो चुकी है। ये देखिए CPU के अंदर लोड हो चुकी है, लेकिन CPU को यूज़ कितना कर रही है, 0, क्योंकि अभी इसमें कोई पिक्चर नहीं चल रही है। पिक्चर चलेगी तो यहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन नंबर भी आ जाएगा, कितना % ये CPU को यूज़ कर रही है। लेकिन मेमोरी, यहाँ पे देखो मेमोरी के टाइम में ये 13,732 किलोबाइट मेमोरी इसने हमारी रैम में घेर रखी है, ऑक्यूपाई कर रखी है। सामने लिखा है VLC मीडिया प्लेयर। मैंने आपको नस नस खोल के बता दी। तो ये बहुत ही ईजी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है, नहीं तो कभी MTech कर लेते हैं, MCA कर लेते हैं, पता कुछ होता नहीं है कि ये होता क्या है एक्चुअली में। तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये मान लीजिए हमारा कोई प्रोग्राम है जिसका नाम है hello.c, सी लैंग्वेज में लिखा है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्जीक्यूटेबल आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, जब हम इसको कंपाइल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एग्जीक्यूटेबल आउटपुट फाइल मिलेगी। वो कहाँ पे स्टोर होती है आउटपुट फाइल, हार्ड डिस्क में। ठीक है, जब इस आउटपुट फाइल पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, प्रोसेस। क्या बन जाएगी, प्रोसेस। प्रोसेस क्यों बन जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी, रैम के अंदर। रैम से कहाँ जाएगी, ये CPU के अंदर। रैम से कहाँ जाएगी, CPU के अंदर। CPU क्या कर देगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे यही बताया मैंने। जनरली हमारा ये सिंपल प्रोग्राम है, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम हो, जब हम उसको कंपाइल कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब भी हम रन कराते हैं तो
एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? सबसे पहले हार्ड डिस्क में। जब भी हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं हार्ड डिस्क से तो वो कहाँ जाती है? रैम के अंदर कॉपी हो जाती है। कहाँ पे कॉपी होती है? रैम के अंदर। और रैम से कहाँ जाती है? सीपीयू के पास। रैम में ही क्यों जाती है? क्योंकि रैम को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। अब देखिए, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैम के अंदर जब कोई प्रोसेस आती है तो प्रोसेस के कई सेगमेंट शामिल होते हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रोसेस मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि एक प्रोसेस के साथ कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जैसे उसका एक टेक्स्ट सेगमेंट नाम का सेगमेंट होता है जिसमें एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेगमेंट में स्टैक होता है, हीप होता है, इसके अलावा कुछ हिडन मेटा डाटा होते हैं जैसे रजिस्टर्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, उससे संबंधित अन्य प्रोसेस। जैसे अपन ने अभी वीएलसी मीडिया प्लेयर का फोल्डर खोला था जहाँ पे वो इंस्टॉलेशन फोल्डर था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि कई सारे और भी फोल्डर्स थे वहाँ पे, थे ना? तो वो अन्य संबंधित फाइल्स एंड फोल्डर्स थे उस प्रोसेस से संबंधित। तो देखिए यहाँ पे अपने फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई प्रोग्राम था हमारा। जब हमने इसको कंपाइल किया तो हमें क्या मिला? एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी कहाँ पे जाके स्टोर हुई? हार्ड डिस्क में। लेकिन स्टोर होगी, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन जब भी हम इसको रन कराएंगे डबल क्लिक से तो ये कहाँ पे जाएगी? कॉपी हो जाएगी रैम के अंदर, ठीक है? और रैम के अंदर ये क्या कहलाएगी? प्रोसेस। रैम से कहाँ जाती है? सीपीयू के पास। सीपीयू में क्या होती है? वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाए। रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड मीन्स रैम की एक सीमा होती है, 2 GB, 4 GB, 6 GB। आजकल सिस्टम में 2 GB से लेकर 32 GB से भी अधिक क्षमता की रैम हो सकती है। क्षमता की तो हो सकती है लेकिन अफोर्ड करना बहुत, क्योंकि आपको पता है कि रैम कितनी महंगी आती है बाज़ार से, है ना? बहुत कॉस्टली होती हैं रैम, तो हर कोई इनको ख़रीद नहीं पाता। ज़्यादा हैवी होगी तो ज़्यादा हाई रेट की होगी, ठीक है? जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास एक समय में एक से अधिक यानी मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि एक टाइम पर कंप्यूटर में एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया था, वहाँ पे मैंने आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर दिखाया था, तो उससे ऊपर और नीचे आपने देखा था दुनिया भर की अलग अलग प्रोसेसेस और भी चल रही थी, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस ऑलरेडी वहाँ पे थी जो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हों, और ये प्रोसेस एक टाइम स्लाइस मैनर में एग्जीक्यूट होती है। दूसरे केस में अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स प्रेजेंट हों तो सभी प्रोसेसर्स पैरेलल रूप से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन दो लाइन में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ छुपी हुई है कि अगर हमारे पास ऐसा सीपीयू या प्रोसेसर है जो सिंगल कोर है, यानी मल्टी प्रोसेसर नहीं है, वो सिंगल कोर है। सिंगल कोर में क्या होता है? एक बार में एक ही प्रोसेसर होता है, तो एक बार में एक प्रोसेस को ही वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे कोई प्रोसेस P1 है तो एक बार में ये प्रोसेस P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा। जब प्रोसेस P1 ख़त्म हो जाएगी तब प्रोसेस P2 को स्विच करेगा और फिर प्रोसेस P2 को करेगा, फिर प्रोसेस P2 हो जाएगी, फिर स्विच करके प्रोसेस P3 को करेगा। तो जो सिंगल कोर होते हैं उनमें क्या सिस्टम होता है? टाइम स्लाइस मैनर होता है, यानी हर प्रोसेस को एक टाइम अलॉट किया जाता है, उतने टाइम के लिए वो एक टाइम में सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होती है। लेकिन आजकल के जो प्रोसेसर हैं, जैसे मान लीजिए मेरे प्रोसेसर में मल्टी कोर प्रोसेसर है मेरा, और उसमें कितनी कोर हैं? 6 कोर हैं उसमें। मान लीजिए कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5, कोर 6, इंडिपेंडेंटली ये कोर वर्क करती हैं। कोई प्रोसेस P1 है वो इस कोर में चली, प्रोसेस P2 इसमें, प्रोसेस P3 इसमें, प्रोसेस P4 इसमें, प्रोसेस P5 इसमें, प्रोसेस P6 इसमें। यानी सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली एक ही समय पर एक से अधिक प्रोसेस जाके एग्जीक्यूट हो सकती हैं इस टाइप के प्रोसेसर्स में। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि दूसरे केस में अगर हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स प्रेजेंट हों, क्या हो? मल्टीपल प्रोसेसर प्रेजेंट हों तो पैरेलल रूप से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मल्टीपल प्रोसेसर्स नहीं है, सिंगल कोर हमारा सीपीयू है। आजकल सिंगल कोर तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गए। ऑलमोस्ट सभी 99.9% लोगों के पास मल्टी प्रोसेसर हैं। सिंगल कोर के ज़माने चले गए, 2010 से पहले थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो सारे मल्टी कोर प्रोसेसर ही आ रहे हैं मार्केट से। ऑलमोस्ट सभी लोगों के कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर्स वाले सीपीयू हैं, ठीक है? सिंगल कोर में किस टाइम मैनर में होता था? जैसा कि हमने किस में पढ़ा था? शेड्यूलिंग में पढ़ा था कि एल्गोरिथम्स पढ़ी थी, वो सिंगल कोर के लिए थी। और मल्टीपल प्रोसेसर्स प्रेजेंट हों तो साइमल्टेनियसली एक साथ पैरेलल रूप से एक से अधिक प्रोसेस जाके एग्जीक्यूट होती हैं। सिंपल है यहाँ पे। अगर मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टीटास्क एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ऐसे में सभी प्रोसेसेस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी मैप रैम में उपस्थित होनी चाहिए। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर या पैरेलल, इसका मतलब क्या है? एक से अधिक कोर है या मल्टीटास्क एनवायरनमेंट है तो क्या होगा? मान लीजिए मल्टी प्रोसेसर हमारा है, उसमें 4 कोर हैं। पहली कोर में प्रोसेस 1 है, सेम टाइम पर कोर 2 में प्रोसेस 2 है, कोर 3 में प्रोसेस 3 है और कोर 4 में प्रोसेस 4 है,
ठीक है, ये सारी की सारी रैम में लोड होंगी। ठीक है, लेकिन हर प्रोसेस का एक मेमोरी मैप होता है, एक टेबल होती है डेटाबेस की तरह जिसमें इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, प्रोसेस से रिलेटेड, वो भी उस प्रोसेस के साथ रैम में लोड होती हैं। कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस P2 अगर रैम में जा रही है तो उसका मेमोरी मैप जाएगा, प्रोसेस P3 जा रही है तो उसका भी मेमोरी मैप जाएगा साथ में, प्रोसेस P4 जाएगी तो उसका भी मेमोरी मैप जाएगा रैम के अंदर। यानी रैम के अंदर मल्टी प्रोसेसर्स हैं हमारे, 4 कोर हैं, एक साथ 4 प्रोसेस उसमें रन हो सकती हैं अलग अलग कोर में। तो जब वो प्रोसेस लोड होगी तो उसके साथ उसका मेमोरी मैप भी रैम में लोड होगा। ठीक है, यानी ये चारों के चारों प्रोसेसेस के साथ चारों के चारों मेमोरी मैप भी इस रैम के अंदर लोड होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रैम, यानी रैम क्या है? एक हार्डवेयर रिसोर्स है। जब सभी जानते हैं रैम तो क्या है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो रैम क्या है? एक हार्डवेयर है और रिसोर्स कहलाएगा ये। तो हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रैम को मैनेज करता है, मतलब कैसे मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली सिस्टम में एग्जीक्यूट हो पाती हैं, कैसे ये प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली जाके रैम के अंदर एग्जीक्यूट हो पाती है, इसको समझना है हमें। तो इसके लिए हम 2 मॉडल दे रखे हैं, सिंगल कंटिन्यूअस मॉडल और पार्टीशन मॉडल। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंगल कंटिन्यूअस मॉडल। ये मॉडल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ करने वाले मुख्य तरीकों में से एक है। अब ये यूज़ नहीं होता है, ओल्ड टाइम के सिस्टम्स में यूज़ होता था ये मॉडल। इस मॉडल में कैसे काम होता था वो समझते हैं। इसको समझने के लिए नीचे के डायग्राम को देखिए, जहाँ पर हमारे पास सिस्टम में एक रैम मेमोरी है। इस स्कीम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए एक बार में एक प्रोसेस रैम को ऑक्यूपाई कर सकती है, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर केवल एक प्रोसेस और उसका मेमोरी मैप ही रैम में प्रेजेंट हो सकता है। एक बार में एक प्रोसेस ही इस रैम में जा सकती है कंटिन्यूअस मॉडल में। जब ये अपना काम खत्म कर लेगी और बाहर निकल जाएगी, तब जाके दूसरी प्रोसेस इस रैम में जाके लोड होगी। ठीक है, ये है अपना सिंगल कंटिन्यूअस मॉडल। यानी ये वाली प्रोसेस है हमारी कोई P1, ये यहाँ पे लोड हो गई। जब ये काम खत्म कर, जब ये लोड होगी तो इसके साथ और क्या लोड होगा? इसका मेमोरी मैप। ठीक है, इसका और क्या लोड होगा? मेमोरी मैप। और ये अपना काम फिनिश कर लेगी, तब जाके कोई दूसरी प्रोसेस है वो इसके अंदर लोड होगी। ठीक है, तो आपको इजीली, इसमें तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है सिंगल कंटिन्यूअस मॉडल में। ठीक है, अब देखिए स्कीम के ड्रॉबैक क्या हैं। ये जो मॉडल है इसके ड्रॉबैक क्या है? इस मॉडल में प्रोसेस का साइज़ रैम के साइज़ के कारण लिमिटेड हो जाता है। इस मॉडल में प्रोसेस का साइज़ रैम के साइज़ के कारण लिमिटेड हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक रैम है, ये हमारी एक रैम है जिसकी कुल साइज़ कैपेसिटी 10 किलोबाइट है, यानी इसमें कितना डेटा आ सकता है? 10 KB। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में ऐसे ही साइज़ की रैम मेमोरी यूज होती है। अब आप बोलोगे सर 10 KB की कोई रैम थोड़ी आती है, हमारे कंप्यूटर तो 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB की लगी है। हाँ, आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हो? 1960 की बात कर रहे हो क्या? सर 10 KB की कोई रैम होती है क्या? भैया 10 KB की रैम होती है। ठीक है, कहाँ होती है? एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो छोटे छोटे, समझ रहे हो? उनमें जो रैम होती है वो इतनी ही साइज़ की होती है, छोटी सी चिप होती है वो रैम के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास एक रैम है जिसका कुल साइज़ कितना है? 10 KB। मान लीजिए यही है वो हमारी रैम जिसका 10 KB साइज़ है। ठीक है, इसका रैम का। तो एम्बेडेड सिस्टम में ऐसे ही साइज़ की रैम मेमोरीज होती है। तो ऐसे में कोई प्रोसेस है जिसका साइज़ 10 KB से ज़्यादा है और कोई प्रोसेस आ गई जिसका साइज़ क्या है? 12 KB। तो वो क्या इस रैम में जाके अपना काम कर सकती है? कॉपी हो सकती है? नहीं हो पाएगी ना। तो ऐसे में ये प्रोसेस इस रैम के जरिए एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि रैम का साइज़ पूरी प्रोसेस को होल्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये इस स्कीम का क्या है? ड्रॉबैक। यानी ज़्यादा बड़ी प्रोसेस आ गई तो वो इसमें लोड नहीं हो सकती कंटिन्यूअस मॉडल वाले में। अगला देखिए पार्टीशन मॉडल, दूसरा वाला कंटिन्यूअस के बाद कौन सा? पार्टीशन मॉडल। इस मॉडल में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती है जो रैम को साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई कर सकती हैं, यानी एक साथ एक से अधिक प्रोसेस जाके हमारी रैम में लोड हो सकती है। ऑक्यूपाई का मतलब है रैम को होल्ड करना, रैम को घेरना, रैम में जाके बैठना। तो यहीं पर ये बता रहा है जो रैम को किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एक समय पर मल्टीपल प्रोसेसेस यानी एक से अधिक प्रोसेस जाके रैम में साइमल्टेनियसली ऑक्यूपाई कर सकती हैं रैम को। इसको समझने के लिए नीचे के डायग्राम को देखिए, जहाँ पर हमारे पास सिस्टम की एक रैम मेमोरी है। ठीक है, ये हमारे पास एक रैम है। हमारे पास 2 प्रोसेस है, एक ये वाली, एक ये वाली। जो वाइट एरिया इसका मतलब है ये खाली एरिया है अभी। ठीक है, तो 2 प्रोसेस आई हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, जिन्होंने रैम को ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर प्रोसेसर इन प्रोसेसेस को पैरेलल या फिर टाइम स्लैश्ड मैनर में एग्जीक्यूट कर देगा। यानी अगर सिंगल कोर प्रोसेसर है तो 1 by 1 CPU एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा CPU है।
पहले इसको उठा लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, फिर स्विच करेगा, फिर इसको उठा लेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारे पास सिंगल कोर का प्रोसेसर नहीं है, मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसमें मान लीजिए 4 कोर हैं, तो एक कोर में ये चला जाएगा साइमल्टेनियसली, एक कोर में ये चला जाएगा और एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी दोनों प्रोसेस। अगर 4 प्रोसेस होती तो तीसरी यहाँ चली जाती, चौथी यहाँ चली जाती। ठीक है, पूरा स्विचिंग का खेल है। स्विचिंग मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ आपको पिछले चैप्टर्स में। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी प्रोसेस है? 2। अगर सिंगल प्रोसेसर है तो 1 बाई 1 जाके एग्जीक्यूट हो जाएंगी रैम से सीपीयू में जाकर ये प्रोसेसेस। अगर मल्टी कोर प्रोसेसर है हमारा तो एक साथ जाके साइमल्टेनियसली ये वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जो सिंगल कोर होते हैं उनको टाइम स्लैश्ड मैनर बोलते हैं अपन, मल्टी कोर होते हैं उनको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मेन पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पार्टीशन टेबल की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास हमेशा एक पार्टीशन टेबल होती है जिसको मेमोरी मैप बोल सकते हैं अपन। ये पार्टीशन टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा रैम में उपस्थित होता है। इसके लिए रैम में स्पेशल एरिया अलॉट होता है। जैसे ये हमारी रैम है तो इसमें आप देख पा रहे हो एक एरिया ये है जिसमें प्रोसेस है कोई, एक एरिया ये है इसमें प्रोसेस है कोई, ये खाली एरिया है। इसके अलावा भी एक एरिया होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिजर्व रहता है, किसके लिए? टेबल के लिए, पार्टीशन टेबल के लिए। ठीक है, उसमें इन प्रोसेसेस से संबंधित मेमोरी मैप जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये पार्टीशन टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा रैम में भी उपस्थित होता है। तो ये रही हमारी पार्टीशन टेबल, और रैम में इसके लिए स्पेशल एरिया अलॉट होता है जैसे कि ये वाला। ठीक है, जैसा कि आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं, पार्टीशन टेबल में प्रोसेसेस का बेस एड्रेस, प्रोसेसेस का साइज, प्रोसेसेस का आइडेंटिफायर सहित एक फ्लैग होता है। फ्लैग बताता है कि संबंधित प्रोसेस रैम में यूज़ में है या फ्री स्टेट में है। चलिए पार्टीशन टेबल को डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी रैम है और ये वाली जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे क्या है, बेस एड्रेस 0 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई है ये, और यहाँ पे बेस एड्रेस है मान लीजिए जहाँ पे ख़त्म हुई है प्रोसेस 120। क्या है? 120। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? 0 से। ख़त्म कहाँ पे हुई है? 120 पे। तो इसका साइज़ क्या हो गया? 120 KB इसका साइज़ हो गया इस प्रोसेस का। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है इसका साइज़ क्या हो गया? 120। ये वाली प्रोसेस ही ये क्यों है? क्योंकि इसका कलर देखिए। ठीक है, ये फ्लैग है, यहाँ पे फ्लैग बता रहा है कि ये यूज़ में है। ठीक है, दूसरा देखिए, और ये प्रोसेस 4 क्यों लिखा है? ये इसका आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बताए हैं आपको सारी चीज़ें, एक प्रोसेस के साथ कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। अब मान लीजिए ये वाली प्रोसेस है, ये वाली 0 से स्टार्ट थी, 120 पे ख़त्म हुई है। तो अगली वाली कहाँ से स्टार्ट होगी? 120 से स्टार्ट होगी। और मान लीजिए इसका साइज़ क्या है? 60 किलोबाइट। तो ये ख़त्म जाके कहाँ पे होगी? 60 पे। तो 120 से स्टार्ट हुई है और 60 पे ख़त्म हुई है, यानी 120 यहाँ पे, मान लीजिए 60 यहाँ पे। ठीक है, तो 120 और 60 कितने हो गए? 180। तो यहाँ पे क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, अगली प्रोसेस आएगी वो 180 यहाँ से स्टार्ट होगी और आगे जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये जो दूसरी प्रोसेस है ये वाली, ये 120 से स्टार्ट हुई और 60 इसका साइज़ है, तो 180 पे जाके ये ख़त्म हो गई। और इसका आइडेंटिफायर क्या? 1। और ये यूज़ में है, फ्लैग बता रहा है इसका, ये यूज़ में है और इसका कलर ये रहा। उसके बाद ये वाइट वाला एरिया देख रहे हो, ये क्या है? खाली स्पेस है, फ्री स्पेस है रैम में, जो अभी किसी ने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट था, ये पहली प्रोसेस 120 पे ख़त्म हुई, दूसरी प्रोसेस 120 से स्टार्ट हुई, 60 इसका साइज़ था, तो यानी 120 + 60 180 पे जाके ख़त्म हो गई। और ये जो तीसरा एरिया है खाली, ये 180 से स्टार्ट होगा, इसका साइज़ क्या है? कितना एरिया खाली है? 30 KB। तो 180, 190 और 200 और 210 पे जाके ये ख़त्म हो गया इसका एरिया। यानी अभी हमारे पास कोई तीसरी प्रोसेस अगर 30 किलोबाइट की आती है तो वो यहाँ पे लोड हो सकती है। ठीक है, और ये फ्री में है तो इसका फ्लैग बता रहा है कि ये फ्री स्टेट का इतना स्पेस अपने पास बाकी है। तो ये होता है इसका पार्टीशन टेबल। तो पार्टीशन टेबल को रीड करना मैंने आपको बता दिया है, कैसे रीड करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको P2 का है, हमने कोई प्रोसेस है हमारे पास P2 नाम की, जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पर डिनोट किया है, जो हमारे मेमोरी लोकेशन नंबर 120 से स्टार्ट हुई है और जिसका साइज़ 60K है, जो मेमोरी लोकेशन नंबर 180 पे जाकर एंड हुई है। उसके बाद मेमोरी पार्टीशन में एक और एंट्री है जो फ्री स्पेस दिखा रही है। इस फ्री स्पेस में ऑपरेटिंग सिस्टम किसी थर्ड प्रोसेस को अलॉट कर सकता है, वही कहानी जो मैं बता चुका हूँ। और फाइनल स्थिति में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर 3 प्रोसेसेस रैम में लोड करवा सकता है। देखिए ये हमारी प्रोसेस है कोई P1, 0 से स्टार्ट हुई है, 120 पे जाके ख़त्म हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है, 120 पे जाके ख़त्म हुई है। प्रोसेस आइडेंटिफायर नंबर 4 है और यूज़ में फ्लैग बता रहा है। ठीक है,
और कोई दूसरी प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पर ये वाली पहली वाली खत्म हुई है। तो पहली वाली खत्म हुई 120 पे, तो दूसरी कहाँ से स्टार्ट होगी 120 से। साइज़ क्या है उसका 60, कितना साइज़ है इस दूसरी का 60, तो ये 60 यहाँ पे घेर लेगी। तो 120 और 60 कितने होते हैं 180, तो 120 से स्टार्ट हुई है, 60 इसने यूज़ किया है, तो ये ख़त्म कहाँ पर होगी 180 पे। कोई तीसरी प्रोसेस हमने अभी जो खाली एरिया दिख रहा था हमें, उसमें जो अभी हमें खाली एरिया दिख रहा था वो कितना साइज़ था उसका 30 था ना। देखिए ये वाला जो एरिया वो कितना है 30 किलोवाट का। इसमें कोई नई प्रोसेस अपन चलो डाल के देखते हैं। तो मान लीजिए कोई नई प्रोसेस है, यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे कितना था 120, 60 की हमारी ये वाली प्रोसेस है, तो यहाँ पे कितना हो गया 180। तो तीसरी प्रोसेस हमने उस खाली एरिया में अलॉट की है, ये येलो वाला जो दिख रहा है, ये 180 में 20 किलोवाट का है, तो ये स्टार्ट होगा 180, तो यानी यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो कितने से स्टार्ट होगा, ये 180 से। साइज़ क्या है इसका 20, यानी ये ख़त्म कहाँ पे होगा 200 पे। ठीक है। प्रोसेस आइडेंटिफायर है इसका 5 इन यूज़, यानी ये यूज़ में, इसका फ्लैग बता रहा है यूज़ में है। तो ये प्रोसेस हमने उस एरिया में अलॉट किया है 30 kb में, जो हमारे पास फ्री था, इससे पहले डायग्राम में दिखाया था मैंने। साइज़ क्या है इसका 20, यानी 30 था उसमें से 20 में गई है, तो ये वाला जो वाइट एरिया दिख रहा है ये कितना बचा है हमारे पास अभी 10 kb। 30 में से 20 में तो ये वाली येलो वाली लोड हो गई है, 10 kb अभी भी बचा है हमारे पास। तो ये 10 kb देखो यहाँ पे दिखाया है और ये फ्री स्पेस में है। ठीक है। इसके नोट साथ ही साथ डालूंगा तो आप इजीली समझ सकते हो सारी चीज़ें। अब देखिए डी एलोकेशन कैसे होता है। जब कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो उसके द्वारा रैम में होल्ड किया हुआ स्पेस भी डी एलोकेट हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा, और पार्टीशन टेबल में उस प्रोसेस की एंट्री भी फ्री में अपडेट हो जाएगी, यानी उसका फ्लैग क्या हो जाएगा फ्री, इन यूज़ की जगह क्या हो जाएगा फ्री। तो मान लीजिए ये वो जो हमारी प्रोसेस P2 थी, ये वाली 60 kb की थी ये, अगर ये अपना काम ख़त्म कर लिया तो ये इसका एरिया देख रहे हो आप, वाइट हो गई है, ये वाइट का मतलब ये अपना डीएलोकेट हो चुकी है, अपना काम करके बाहर निकल चुकी है। तो ये एरिया हमारे पास कैसा है फ्री एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्लैग अपडेट हो गया फ्री। ठीक है। इसका साइज़ क्या है 60 kb। साइज़ देखो 120 पे स्टार्ट हुई थी, इससे पहली प्रोसेस कहाँ ख़त्म हुई है 120 पे, और इसके बाद की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ हुई है 180 पे, तो इसके बीच का जो साइज़ बचा वो क्या है 60। तो ये कितना एरिया है 60 kb। ठीक है। इस स्कीम के ड्रॉबैक क्या है भैया, ये स्कीम फ्रेगमेंटेशन का कारण बन सकती है। फ्रेगमेंटेशन एक नया शब्द आपको सीखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अभी समझ में आएगा आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। जैसा कि आप पार्टीशन टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास रैम में कुल मिलाकर 70 kb फ्री स्पेस है। 70 kb कैसे है भैया, 60 kb की तो ये प्रोसेस अभी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे बच गया है हमारे पास 30 kb में से 20 kb की ये येलो वाली दे दी थी और 10 kb यहाँ पे बचा है हमारे पास। तो ये वाला और ये वाला 10 kb का तो ये है और 60 kb का ये है, तो हमारे पास कितना स्पेस खाली है रैम में 70 kb। पार्टीशन टेबल में भी देख लो फ्री लिखा है फ्लैग, यानी 60 kb फ्री है। एक फ्री फ्लैग ये रहा 10 kb फ्री है, ये तो 10 kb वाली है वाइट एरिया, ये 60 kb वाला है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल कितना है 70 kb। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, हमारे पास कितना एरिया है 10 kb तो इसमें है, 60 kb इसमें है। अब हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि कोई 70 kb की प्रोसेस आके लोड होना चाहती है, उसका साइज़ क्या है, नई प्रोसेस आना चाहती है 70 kb की, और हमारे पास साइज़ है 10 kb यहाँ पर है, 60 kb यहाँ पर है, 60 ये रहा 10 ये रहा, हमारे पास भी अवेलेबल कितना है 70, और नई प्रोसेस है उसका साइज़ क्या है 70। क्या ये इसमें लोड हो सकती है, नहीं होगी, लोड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस वे में हमारे पास 70 kb नहीं है, हमें एक साथ चाहिए 70 kb यहाँ का पूरा चंक, यहाँ पे 60 का यहाँ पे 10 का यहाँ पे, तो हमारी प्रोसेस टूट के थोड़ी जाएगी कि 70 kb की प्रोसेस है इसमें से 60 यहाँ पे चली जाए और बची हुई 10 में चली जाए, ऐसा नहीं होगा, एक ही चंक चाहिए पूरा ब्लॉक। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारे पास रैम में कुल मिलाकर 70 kb फ्री स्पेस है, देख रहे हैं 60 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, क्योंकि रैम में जो फ्री स्पेस है वो कंटिन्यूअस एलोकेशंस में नहीं है, ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, 10 कहीं ऊपर है अलग ब्लॉक में चंक में और ये वाला अलग चंक में अलग ब्लॉक में है, ठीक है, एक साथ नहीं है। तो 65 kb की कोई प्रोसेस है हमारे पास, मान लो 65 kb की प्रोसेस है और हमारे पास स्पेस कितना है 70, क्या ये लोड हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 60 ही है और यहाँ पे 10 है, अलग अलग लोकेशंस में, एक ही लोकेशन में एक ही ब्लॉक में चाहिए हमको उस प्रोसेस को लोड कराने के लिए, हम प्रोसेस को अलग अलग चंक अलग अलग ब्लॉक में तोड़ कर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ कि रैम में 70 kb स्पेस है और हमारी प्रोसेस है 65 kb की, तो लोड नहीं हो सकती क्योंकि 70 kb फ्री स्पेस है,
क्योंकि रैम में जो फ्री स्पेस है वो कंटिन्यूअस लोकेशंस में नहीं है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास एक जगह पर 60 KB अवेलेबल है, दूसरी जगह पर 10 KB अवेलेबल है। नई प्रोसेस 65 KB की है, वो रैम में लोड नहीं होगी। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स ये वाला तो यूँ समझ लो, जो 10 KB का ये तो किसी प्रोसेस के काम ही नहीं आने वाला, ये हमारा वेस्टेज चला गया, इसको हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, और इसमें भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए करंट में, तो ये भी वेस्टेज ही हमारे पास। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, रैम अंडर यूटिलाइजेशन भी किसको बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन को। अब देखिए, ऐसी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास पार्टीशन मॉडल में दो एल्गोरिथम होती हैं, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम और बेस्ट फिट एल्गोरिथम। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम को शुरू करते हैं अपन। नीचे दिए गए डायग्राम की स्थिति को लीजिए और मान लीजिए जब कोई नई प्रोसेस अराइव होती है तो रैम में सफिशिएंट फ्री स्पेस अवेलेबल है। कोई नई प्रोसेस है, ये वाली रेड कलर से डिनोट की है, और ये इस रैम में जाना चाहती है। ठीक है, तो रैम में हम देख पा रहे हैं, इसका साइज़ देखिए, छोटा सा ब्लॉक है और ये ब्लॉक कितना बड़ा है, तो इजीली ये इसमें जा सकती है। ठीक है, जा सकती है ना। तो वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रैम में सफिशिएंट फ्री स्पेस अवेलेबल है। फ्री स्पेस को वाइट कलर से दर्शाया गया है, ये वाला जो वाइट एरिया वो क्या है? फ्री स्पेस। यहाँ हमारे पास 3 फ्री स्पेस ब्लॉक अवेलेबल है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, और नई प्रोसेस को रेड कलर से दर्शाया गया है। ये वाली जो प्रोसेस है जो जाना चाहती है रैम में, उसको हमने किस कलर से दर्शाया है? रेड कलर से। ठीक है, ऐसे में ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिसाइड करना होगा कि कौन से वाले फ्री स्पेस में नई ब्लॉक को, नई प्रोसेस को लोड किया जाए। नई प्रोसेस को इसमें डाला जाए कि इसमें डाला जाए कि इसमें डाला जाए। 3 वाइट स्पेस देख रहे हो आप यहाँ पे। तो नई प्रोसेस है ये वाली, इसको कौन से वाले ब्लॉक में डाला जाए? इसमें डाला जाए कि इसमें डाला जाए कि इसमें डाला जाए। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्गोरिथम फर्स्ट फिट एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम टॉप से रैम को फ्री स्पेस के लिए स्कैन करेगा, यानी फ्री स्पेस के लिए टॉप से स्कैन करेगा। तो टॉप से स्कैन कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कि किस वाले ब्लॉक में इसको अलॉट करना है मुझे रैम में। तो उसने देखा ये तो छोटा है, इसमें तो ये ब्लॉक जा ही नहीं सकता। अगला ब्लॉक इसको मिला, अरे हाँ इसमें जगह है, इसमें डाल दिया, तो ये इसको यहाँ पे डाल देगा। जबकि ये आगे नहीं जाएगा, इसको जहाँ भी सफिशियंट स्पेस मिलेगा वहीं पे डाल देगा। इसको इसमें डाल दिया, तो ये जो खाली एरिया बच रहा है आधा, ये वेस्टेज चला गया हमारा। क्या चला गया? वेस्टेज चला गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टॉप से रैम को फ्री स्पेस के लिए स्कैन करेगा, यानी यहाँ से नीचे की तरफ, और जो ब्लॉक सबसे पहले उसको स्कैन में मिलेगा, ये वाला मिल गया इसको, तो इसका साइज छोटा है, इसको छोड़ देगा। जो साइज इसकी पूर्ति कर देगा उसको अलॉट कर देगा, यानी ये वाला अगला मिला, ये वाला मिला, ये पूर्ति हो जाएगी इस ब्लॉक की, इसमें इसको ये अलॉट कर देगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस फिट हो सकती है इस वाले ब्लॉक में, क्योंकि इसमें काफ़ी फ्री स्पेस अवेलेबल है। लेकिन ये एल्गोरिथम फ्रेगमेंटेशन को और अधिक वर्ष कर देती है, यानी इससे तो फ्रेगमेंटेशन की सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो गई, क्योंकि ये एल्गोरिथम फ्री ब्लॉक्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइडेड कर देती है, और ये स्मॉल चंक्स अगली नई प्रोसेस को होल्ड करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम सफिशिएंट नहीं हो सकते। इस चीज़ को समझिए, इस सिचुएशन को। ये वाला ब्लॉक है, ये एल्गोरिथम क्या कर रही है? शुरू से स्कैन कर रही है। ये वाला देखा इसने खाली स्पेस, लेकिन इसमें ये बन नहीं सकता। अगला इसको ये वाला मिला, तो इसने देखा यार इसमें आ सकती है, तो इसने इसको उठा के इसमें डाल दिया, मान लो ये लो डाल दिया। ठीक है, अब ये जो एरिया बचा, ये काफ़ी छोटा एरिया है जो अगली प्रोसेस आएंगी उनके लिए, तो मोस्ट ऑफ टाइम सफिशिएंट नहीं होगा ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो ऐसा एरिया क्या चला गया? वेस्ट चला गया। इस वेस्ट एरिया की को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हमारा जो अभी ब्लॉक था यहाँ पे, वो हमने उठा के कहाँ रख दिया? इस वाले ब्लॉक में। अब ये जो वाइट एरिया बच रहा है, ये क्या है? ये इसमें से एक टुकड़ा बच गया खाली स्पेस का, जो किसी प्रोसेस से काम नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। ठीक है, जैसे ये वाला वेस्ट है हमेशा के लिए, इसमें कोई प्रोसेस फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ये वाला काफ़ी अच्छा ब्लॉक था, लेकिन इसने एल्गोरिथम ने इसको यहाँ भेज के वेस्ट कर दिया इस पूरे एरिया को, जबकि यहाँ पे कर सकती थी। लेकिन ये एल्गोरिथम फर्स्ट फिट करती है। फर्स्ट फिट मीन्स जो फर्स्ट में इसको मिल जाएगा वहाँ फिट कर देगी, जहाँ फर्स्ट पे सफिशिएंट जगह मिल गई वहाँ फिट कर देगी, बजाय नीचे जाने के। नीचे जाती तो इसमें फिट कर देती, ये पूरा वाइट एक चंक रह जाता अपने पास किसी बड़ी प्रोसेस के लिए। दूसरी एल्गोरिथम है बेस्ट फिट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम फ्रेगमेंटेशन के नज़रिए से काफ़ी हद तक अच्छी है। इसमें कोई नई प्रोसेस क्रिएट या अराइव होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम टॉप से डाउन तक रैम में फ्री स्पेस के लिए स्कैन करेगा, यानी इसमें कोई नई प्रोसेस आ गई तो यहाँ से टॉप से लेकर नीचे तक जाएगा। इस एल्गोरिथम में ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करेगा नीचे तक। ठीक है, उनमें से उसी ब्लॉक को चूज़ करेगा जो प्रोसेस के लिए बेस्ट फिट होगी। यानी इस प्रोसेस का साइज़ देखो,
क्या हमें इसको इसमें डालना चाहिए? इसमें डालेंगे तो आधा इतने में आ जाएगी, ये इतना एरिया क्या चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, कोई प्रोसेस इसको यूज़ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम इसको इसमें डालें तो ये बेस्ट फिट हो जाएगी, इसमें फिट हो जाएगी, तो ये वाला जो है किसी बड़ी प्रोसेस को अलोकेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो ये वाली एल्गोरिथम क्या करेगी, जो बेस्ट फिट है यानी ये वाला बेस्ट फिट है, इसमें इसको अलॉट कर देगी प्रोसेस को रैम के अंदर। तो रैम के इस वाले ब्लॉक को अलॉट हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ की स्थिति में फर्स्ट ब्लॉक प्रोसेस के साइज से छोटा है, यानी ये वाला बहुत छोटा है। दूसरा ब्लॉक प्रोसेस के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर आगे और स्कैन करेगी तो तीसरा वाला इसको मिलेगा, थर्ड ब्लॉक। ये प्रोसेस के हिसाब से लगभग परफेक्ट है, तो ऐसे हम प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड ब्लॉक में एलोकेट कर देगा इस वाले में। ये एल्गोरिथम अवेलेबल रैम का एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करती है और फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से इस एल्गोरिथम ने हमारा एरिया जो स्पेस था रैम का वो वेस्ट होने से बचा लिया। देखो इसमें अब ये कहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ पे, और ये वाला हमारा एरिया किसी अगली नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक देखिए, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें परफॉर्मेंस हिट होती है। परफॉर्मेंस हिट कैसे होगी? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी रैम के प्रत्येक ब्लॉक को स्कैन करने के लिए काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। देखो परफॉर्मेंस कैसे हिट होगी, यहाँ पे तो मैंने बड़ी आसानी से आपको 1 2 3 4 5 ब्लॉक में कहानी समझा दी, लेकिन वहाँ पर 1000 ब्लॉक भी हो सकते हैं, 100 ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो इस वाली एल्गोरिथम में ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी रैम के शुरू से लेकर एंड तक, मान लीजिए 1000 ब्लॉक है तो 1000 ब्लॉक को पहले स्कैन करेगा, फिर देखेगा कि जो ये वाला रेड वाला मान लीजिए यहाँ पे पड़ा है अभी, फिर देखा ये वाला कौन से वाले उन 1000 ब्लॉक में से जो 100 खाली हैं उनमें कौन से में फिट होगा, फिर वो फिट करेगा देख के। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लग गया। जब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी तो इसका मतलब क्या है, हमारी परफॉर्मेंस हिट हो रही है, परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है सिस्टम की, परफॉर्मेंस लेट रेस्पॉन्स करेगा, फिर सिस्टम लेट रेस्पॉन्स करेगा। डी एलोकेशन, जब कोई प्रोसेस अपना काम फिनिश करके डी एलोकेट होती है तो रैम में फ्री ब्लॉक सेट हो जाता है। अभी मान लीजिए रेड वाली यहाँ पे थी, उसने अपना काम फ्री कर लिया तो ये फिर एरिया वापस वाइट हो गया यानी खाली हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली है, ये अपना काम फिनिश कर लेगी तो फिर क्या होगा, ये वाला एरिया भी खाली हो जाएगा। अब देखिए ये वाले जो एरिया खाली हो गए, बड़े ध्यान से देखिए, ये वाले एरिया, ये वाला खाली है ही यहाँ पे, ये वाला भी अपना काम फिनिश करके खाली हो जाए, ऊपर वाला खाली है ही, तो क्या प्रोसेस कोई यूज़ कर पाएगी इस वाले को, इस वाले को? हो सकता है इनके साइज़ की कोई प्रोसेस ही ना आ पाए फ्यूचर में, तो ये तो वेस्ट रहेंगे। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है इनके पास, वो क्या है, मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स इन सबको अगर ये खाली होंगे कंटिन्यूअस वे में एक के बाद एक, तो ये सब मिलके एक ही ब्लॉक बन जाएगा यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मर्जिंग, मर्ज करना, आपस में ये मर्ज हो जाएंगे ब्लॉक। जब कोई प्रोसेस अपना काम फिनिश करके डीएलोकेट होती है तो रैम में फ्री ब्लॉक सेट हो जाता है। मान लीजिए ये वाली है, इसने अपना काम फ्री कर लिया तो फ्री ब्लॉक सेट हो गया, इस वाली ने कर लिया, ये फ्री ब्लॉक है। जब फ्री ब्लॉक कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन ब्लॉक्स को मिलाकर एक सिंगल बड़े ब्लॉक में मर्ज कर देता है, जिससे बड़ी प्रोसेसेस आकर लोड हो सकती हैं और इससे फ्रेगमेंटेशन भी रिड्यूस होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए ये वाला फ्री ब्लॉक है, ये वाला भी अपना काम मान लो फिनिश कर लिया और ये वाला भी फ्री ब्लॉक है, तो ये तीनों वाइट एरिया में अलग अलग नहीं रहेंगे, फिर इनको मर्ज करके एक ही ब्लॉक बन जाएगा पूरा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मर्जिंग। अब आप पूछोगे सर ये वाला क्यों नहीं मर्ज किया? भैया कंटिन्यूअस में होंगे तो ही मर्ज होंगे। कंटिन्यूअस मीन्स एक के बाद एक, इनके बीच में ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस अभी रनिंग में है, रनिंग में है तो ये इसके नीचे है ये, तो इसको नहीं ले सकते मर्जिंग में। मर्जिंग में ये इसको ले सकते हैं और ये भी खाली हो इसको ले सकते हैं, इसको कंटिन्यूअस होंगी एक के बाद एक, तो ये मर्ज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ भी होंगी वो सब मर्ज हो जाएंगे, ये जब निकल जाएगी तब ये पूरा ही मर्ज हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, समझो मेरी बात को। अगली चीज़ है, आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी और सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी को वैसे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मान लीजिए मेरी रैम है 2 GB की, मेरे पास प्रोग्राम है 4 GB के, तो क्या वो इसमें लोड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मुझे एक्स्ट्रा 2 GB चाहिए, वो 2 GB मैं हार्ड डिस्क में जाऊँगा, हार्ड डिस्क में एक एरिया हो अपनी सेकेंडरी मेमोरी के एक एरिया को एज ए रैम ट्रीट करूँगा, ऑक्यूपाई कर लेंगे हार्ड डिस्क में से एक एरिया 2 GB का। कितने GB का? 2 GB का। एज ए ट्रीट करेंगे इसको रैम, एज ए क्या काम करेगा ये एरिया हार्ड डिस्क का? एज ए रैम। तो ये 4 GB का प्रोग्राम अब यहाँ पे काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसमें स्वैपिंग होती है। हमारे पास 2 GB का प्रोग्राम है, वो
पेजेस में यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके ये काम कर सकती हैं आपस में। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट मिलते हैं, इसको आगे अपन पढ़ेंगे। तो भैया आज की वीडियो में सही बता रहा हूँ मैं आपको टॉपिक मिले होंगे सीखने के लिए, कम से कम 100 टॉपिक, है ना। इनमें से बहुत अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया आपको। चाहे कितना भी टाइम ले लेना, अकेले में इसको 3-4 बार देखना इस वीडियो को। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बहुत ही ईजीएस्ट वे में सिंप्लीफाइड किया है मैंने। और जिन लोगों ने अभी तक वेबसाइट और ऐप पर जाके, यानी ऐप पर जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में, उसको रेटिंग दो, ऐप को भी रेटिंग दो, प्लस ऐप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स पढ़ा है उसको भी रेटिंग दो, जहाँ से नए लोगों को पता चले कि गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभी तक मैंने देखा है कि तुम लोग 200-300 हो चुके हो, है ना, 250-300 लोग हो, और उसमें से ऐप पर मुश्किल से, है ना, 45 या 40 लोगों ने रेटिंग दे रखी है ना। तो सबसे पहले तो ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग दो, और प्लस कोर्स के अंदर जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे भी आप उस 5 स्टार दे के रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, यही है मेरा। इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग रेटिंग तो दे सकते हो आलस छोड़ के, नहीं तो फिर दूसरा सॉल्यूशन निकाल दूंगा, सब देंगे फिर रेटिंग अपने आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ही दे दो रेटिंग। ठीक है, इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो पर, जहाँ पर हम मेमोरी मैनेजमेंट के अदर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।